जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज केजी में। फिर द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि आस्था आईएएस का टेस्ट नंबर 7 लेकर उपस्थित हूं मैं आपके बीच। इससे पहले टेस्ट 1 टू 6 अपलोडेड है मेरे चैनल पर। आपको पता है कि 69 बीपीएससी का काम डाउन स्टार्ट हो चुका है। 69 बीपीएससी की एग्जाम अब और तब में होने वाली है। 69 बीपीएससी, ओके। और इसमें क्या है कि 1/3 निगेटिव भी है और 4 ऑप्शन ही रहने वाले हैं। तो उसी आधार पे ये टेस्ट डिजाइन किया गया है, खास करके 69 बीपीएससी के लिए। और ये टेस्ट नंबर 7 है और हम लोग इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। जहां जरूरत होगा वहां आंसर को भी देखेंगे डिटेल के साथ। आपको पता है कि सर्विस क्लासेस केजी जी हमेशा से आपको डिटेल एनालिसिस कराता आ रहा है और आप इसे देखते आ रहे हैं और सराहते आ रहे हैं। और यकीन मानिए कि जितना मेरे चैनल पर बीपीएससी कंटेंट अवेलेबल है, एडुटेरिया का कंप्लीट फुल डिस्कशन करेंट अफेयर का, साथ ही साथ एडुटेरिया का कंप्लीट 69 बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस, और अब जबकि मैं करा रहा हूं आपके बीच आस्था आईएएस का टेस्ट नंबर 7, साथ ही साथ इम्तिहान और प्रम आईएएस का भी टेस्ट अवेलेबल है डिजिटल क्लासेस के साथ। अगर आपने नहीं देखा है अब तक 69 बीपीएससी की तैयारी के लिए तो जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी सब आपको पता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट आपको दिख रहा है, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 ऑफ ऑल क्वेश्चंस। ओके साथियों, फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने है जो कि आपको सुस्पष्ट दिख रहा होगा कि विभिन्न वेदों से संबंधित पुरोहित और उसके सुमेलित नहीं है। देखिए, यह क्या है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पढ़ने वाले को, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, जो कि 100% सुमेलित है साथियों। उसके बाद क्या है, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धवायु कहते हैं और सोमवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। लेकिन अथर्ववेद को विश्वामित्र ने नहीं लिखा है। इसे किसने लिखा है? अथर्वा ऋषि ने लिखा है। और अथर्ववेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो यज्ञ करने वाला यज्ञ कहते हैं। ओके साथियों, तो ये जो है अथर्ववेद, ये सुमेलित, बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ओके, इस तरह से ये क्या था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इसका जवाब जानते थे। ओके, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया होगा साथियों। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन थी? तो सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। अगर पवित्र पूछता तो आप लोग क्या कहते? सरो सरस्वती नदी। लेकिन गंगा का कितने बार? एक बार वर्णन हुआ है। लेकिन सर्वाधिक बार ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो वो नदी है आपका सिंधु। क्या नदी है? सिंधु। और क्या ऋग्वेद में गोदावरी और कृष्णा का भी वर्णन है? और ऋग्वेद में जो नदियां हैं उसके प्राचीन नाम हुआ करते थे। कृष्णा का उल्लेख है। ओके, कृष्णा का उल्लेख ऋग्वेद में 0 बार किया गया। कितने बार? एक बार भी कृष्णा का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन में से कौन असत्य है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह तो घोड़ा। आपको पता है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हम लोग कहां से लिए हैं? सारनाथ से लिए हैं, अशोक स्तंभ से, जिसमें कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। और शेर के नीचे आपको घोड़ा, हाथी, बैल नजर आता है। तो घोड़ा क्या है? कंटक घोड़े का प्रतीक है, सही है। उसके बाद हाथी क्या है? रानी माया के सपनों को दर्शाता है हाथी। उसके बाद वृषभ, बैल क्या है? तो वृषभ राशि चक्र के संकेत है। तो ठीक है, और इसे हम लोगों ने, और जो है शेर शक्ति की प्राप्ति को दर्शाता है। नहीं, शेर शक्ति की प्राप्ति को नहीं दर्शाता है, शेर दर्शाता है समृद्धि। ओके, आपको पता है कि राष्ट्रीय प्रतीक को हम लोगों ने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसमें केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं और चौथा छिपा हुआ है। तो भारत में राष्ट्रीय प्रतीक का मुख्य विशेषता 4 जानवरों के 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए दर्शाया गया। एक दौड़ता हुआ घोड़ा पश्चिम दिशा में, जो घोड़ा कंटक घोड़े का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने राजर्षि जीवन को छोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और एक हाथी पूर्व दिशा की ओर देखते हुए, जो कहा जाता है कि जब क्या है, भगवान बुद्ध माता के गर्भ में आए थे, तो उसका है सफेद हाथी प्रवेश। और एक बैल दक्षिण में, बैल वृषभ राशि के चक्र के संकेत को दर्शाता है, जिसे महीने में बुद्ध का जन्म हुआ था। एक शेर उत्तर में सिंह, सिंह ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। तो कैसे दर्शाता है? ज्ञान की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति नहीं। कैसे दर्शाता है? ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है उत्तर में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से सुमेलित है? तो सही रूप से देखिए, ये सभी क्या है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और हर तीर्थंकर का क्या है, एक जो है लोगो हुआ करता था, एक उनका चिन्ह हुआ करता था। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो 100% सही सुमेलित है? बिल्कुल सही, अरिष्ट नेमी जी का क्या था? तो अरिष्ट नेमी जी का शंख था। ये आपका 100% क्या है, सही है। अरिष्ट नेमी जी का क्या था? शंख था, ये सही है। तो उसके बाद कहते हैं
नेमिनाथ का क्या था? तो नेमिनाथ का था नीलकमल। क्या था इनका? नीलकमल। ओके। साथ ही साथ कहेगा मल्लीनाथ का क्या था? तो मल्लीनाथ का था कलश। मल्लीनाथ का क्या था? कलश था। और अजीतनाथ का क्या था साथियों? तो अजीतनाथ का था, अजीतनाथ का क्या था? हाथी था, हाथी। और वृषभ किसका था? तो ऋषभ देव महाराज का वृषभ था। और महावीर स्वामी का क्या था? महावीर स्वामी का जो है, तो महावीर स्वामी का जो है शेर था। ये सब कुछ प्रसिद्ध प्रतीक है जैन धर्म के तीर्थंकरों का। इसको आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। और 23वें तीर्थंकर पारस देव का जो था वो क्या था? तो 23वें तीर्थंकर पारस देव का जो चिन्ह था वो सर्प था। और वृषभ किसका था? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का। ओके। ये सब याद रखना है। निम्नलिखित में से शैक्षणिक संस्थान और उसके संस्थापक के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। बताइए। कहता तक्षशिला का तक्ष तो नहीं, तक्षशिला की स्थापना राजा तक्ष ने नहीं की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना भरत ने ही की थी। भरत ने की थी। किसने की थी? भरत ने की थी। ओके साथियों। नालंदा के कुमारगुप्त प्रथम सही है। विक्रमशिला का धर्मपाल सही है। अदंतपुरी का गोपाल बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी विजय का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? हर्षवर्धन जो कि अंतिम, संपूर्ण भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जिसे कहा जाता है, जो किस वंश से संबंधित थे? तो पुष्पभूति वंश से संबंधित थे। हर्षवर्धन मात्र 19 साल की अवस्था में शासक बने थे। रत्नावली इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और वल्लभी विजय को जो है किस में दर्शाया जाता है? तो नवशासी ताम्र पत्र अभिलेख में दर्शाया जाता है। और हर्षवर्धन एकमात्र राजा से हार गए थे, उनका नाम था पुलकेन सेन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेन सेन द्वितीय, आप लोगों को जानते हैं। और वल्लभी राज में महत्वपूर्ण शक्ति हुए हर्ष ने वल्लभी राजा पराक्रमण किया और उसे पराजित किया। और बाद में वल्लभी राजा की पुत्री से विवाह कर कर उसके साथ जो है विवाह का संबंध स्थापित किया। चोल कराधान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? चोल काल में आपको पता है, चोल काल की स्थापना, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। और चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शेर था। और चोल कहाँ था? तो दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध वंश था। और इसी वंश के थे राजा राज चोल, राजेंद्र चोल। ठीक ना? चोल कराधान प्रणाली में कदमई एक भूमि कर था। कदमई क्या था? एक भूमि कर था। ये जल कर नहीं, ये क्या था? भूमि कर था, भूमि कर। यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब क्या है? पूरी तरह से सुमेलित सही है। बंदरगांव पर कोई कर नहीं था। ओके, तो सभी क्या है? बिल्कुल। केंद्र और राज्यों में अलग अलग। आइए अगला। अकबर द्वारा प्रवर्तित दिन ए इलाही नामक धर्म का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं था? अकबर के द्वारा जो दिन ए इलाही धर्म की स्थापना है वो कब की गई थी? 1582 ईस्वी में किया गया था। ओके। मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसका सभी धर्मों के मूल तत्वों में डाला। इसमें प्रमुख हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इसके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया। इस धर्म प्रचार के लिए उसने अपने विश्वास लोगों को ही नियुक्त किया था। ओके। तो कहता है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है साथियों, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी क्या है? सुमेलित है। ओके। अगला है मुगल काल ने चित्रकला के विशिष्ट योगदान दिए। इसके समय में चित्रकला को बहुत ही प्रश्रय मिला। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके। अकबर ने चित्रकला के लिए अलग विभाग बनाया, जो कि क्या है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अकबर ने चित्रकला के लिए एक अलग विभाग बनाया था। ओके। तो अकबर ने चित्रकला के लिए अलग विभाग बनाया था। और अकबर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे दशावन और बसावन। चित्रकलाओं के लिए पसंदीदा विषय फूल, पशु, पक्षी, मकान और प्राकृतिक वस्तुएं थी। सही है। मुगल चित्रकारी जहांगीर के शासन काल में चरण पर पहुंच गया। इसीलिए चित्रकला का जो स्वर्णिम युग है वो कहा जाता है जहांगीर के काल को। मुगल चित्रकारी में एक से अधिक चित्रकार की रचना होती थी। बिल्कुल सही। ओके। तो ये सभी एक दो तीन चार सभी क्या है? 100% सही है। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? बंगाल के जो विख्यात संत थे चैतन्य महाप्रभु, ये अलाउद्दीन हुसैन शाह के क्या थे? समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु के ही जो है और उनके महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने उनके शासनकाल के दौरान पूरे बंगाल में
भक्ति आंदोलन का क्या क्या था, प्रचार प्रसार किया था, किसके शासनकाल में, हुसैन शाह के शासनकाल में। ओके साथियों, आइए अगला है, शेर शाह के औसत उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लेता था। आपको पता है कि बिहार का एग्जाम हो और शेर शाह ना पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शेर शाह का संबंध क्या है, बिहार के सासाराम से है। शेर शाह का मकबरा भी सासाराम में, जिसे कनिंघम ने खोजा था और ताजमहल से अच्छी कीर्ति बताई थी। जितने भी व्यक्ति सासाराम के होंगे वे लोग जानते होंगे। ओके, देखे भी होंगे। तो शेर शाह जो है अपनी भूमि कर के रूप में 1/3 भाग लेता था। कितना लेता था, 1/3 भाग। और शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। और शेर शाह ने क्या किया था, किला कुहना का निर्माण करवाया था। दिल्ली में पुराना किले का भी निर्माण शेर शाह ने करवाया था। ओके, और शेर शाह ने किसे, हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और कन्नौज विजय के दौरान उल्का नामक अग्नास्त्रालय की वजह से शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। और शेर शाह का बचपन का नाम क्या था, फरीद था। और इसलिए बाहर खां लोहानी का अंगरक्षक के तौर पर उसने शेर का एक ही तलवार में वध किया, जिसके इसका नाम के क्या रखा गया, शेर खां रखा दिया गया था। किस वर्ष अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की तथा जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर को 1563 में और जजिया 1564 में। तीर्थ यात्रा कर का मतलब क्या है कि जितने भी मुस्लिम लोग थे हज यात्रा पे जो जाते थे, या फिर हिंदू जो चार धाम की यात्रा पे जाते थे, उनसे टैक्स लिया जाता था। और जजिया था कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स को जजिया कहते हैं। इस दोनों को अकबर ने 1563 और 1564 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और साथ ही साथ 1562 में अकबर ने दास प्रथा का भी अंत किया था। तबकाते अकबरी नामक पुस्तक की रचना किस रचनाकार के द्वारा की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तबकाते अकबरी नामक पुस्तक की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा किया गया था। मुतमिद खान के इकबाल नामे जहांगीर, जबकि मोहम्मद कासिम ने तारीख फरिश्ता नामक पुस्तक की रचना की थी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी। इनमें से किसने शेर शाह, किसने शाह आलम द्वितीय को उपाधि धारण की थी, मतलब कौन से ऐसे मुगल सरदार थे जिसे शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय को भी शाह आलम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अली गौहर, अली गौहर जिसको अंधा बादशाह भी कहते हैं, और जो शाह आलम द्वितीय के रूप में था, और जो कि बक्सर के युद्ध में लड़ा था और अंग्रेजों से हार गया था, और बाद में इलाहाबाद की संधि की थी। ठीक ना, इसी अली गौहर को डरपोक कायर भी इसे कहा जाता है। ओके, और 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध और अंग्रेज मुगल के बीच इलाहाबाद की संधि के समय यही क्या था, मुगल बादशाह था अली गौहर, जिसे लोग शाह आलम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद शाह तो रंगीला बादशाह था। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के सर्वप्रमुख सामाजिक देन क्या है, तो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के सर्वप्रमुख सामाजिक देन है सहयोग के वातावरण का निर्माण। क्या है, सहयोग के वातावरण का निर्माण। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, दक्षिण भारत से हुई थी। और उत्तर भारत में से कौन लाया था, रामानंद। और नवानंद के हिस्से कौन थे, रैदास थे, कबीर थे। पागलपंथी विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, आपको पता है पागलपंथी विद्रोह जो है करम शाह और उसके पुत्र टीपू के द्वारा चलाया गया था। ओके, कब चलाया गया था, तो 1813 ईस्वी में। करम, और ये कहाँ चलाया गया था, उत्तरी बंगाल में चलाया गया था। ओके, तो करम शाह का पुत्र टीपू इस आंदोलन से लग रहा नहीं, इस आंदोलन में टीपू ने भी भाग लिया। यही क्या है, असत्य है, यह अधार्मिक संप्रदाय था, इसे उत्तरी बंगाल में करम शाह ने चलाया। यह विद्रोह 1840 से 50 ईस्वी तक जारी रहा था। ओके, और स्टार्ट कब हुआ था, तो 1813 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, और क्या करना है, खूब ज्यादा मोहब्बत की दुकान खोले रखना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में। कहाँ, 1792 में मद्रास के कहाँ पे, बारामहल में। मद्रास के बारामहल जिले में थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। ओके, और ये क्या है, तो मद्रास, बंबई और असम में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत मतलब क्या होता है, किसान। इसमें सीधा टैक्स किससे लिया जाता था, किसान से लिया जाता था। ठीक ना साथियों, रॉयल्टी टैक्स के संबंध में 3 तरह की व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी एवं जमींदारी। आप लोग जानते ही होंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक ना, जिसमें कुल उपज का तीसरा भाग, इसमें जो टैक्स के रूप में कितना लिया जाता था,
वही 1/3 कुल उपज का तीसरा भाग टैक्स के रूप में किसानों से ले लिया जाता था। रोलैक एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन और संबंध है? इसका उद्देश्य श्वेत जनमत को खुश करना था। रोलैक एक्ट, ठीक है, उसमें बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी एवं बंदी का प्रावधान था, सही है। इस कानून का विरोध संपूर्ण देश ने किया, बिल्कुल सही। हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर इसे वापस ले लिया गया, नहीं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर ही तो इसे लाया गया था। ये क्या है? रोलैक एक्ट के विरोध में जो बात है, ये आपका क्या है? डी नंबर पूरी तरह से कथन और संबंध है। हंटर कमीशन रोलैक एक्ट 1919 में आया था। इसका दूसरा नाम क्या था? मूल नाम क्या था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था, ओके। और इसका मूल नाम था अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। क्या नाम था? अनार्किकल क्रांतिकारी अपराध अधिनियम हिंदी में कह सकते हैं, और इंग्लिश में अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था। और इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और उसके खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए भारी प्रेरित किया। एक्चुअली में क्या हुआ कि प्रथम युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों से बहुत सारे रियायत देने का वादा कर दिया, लेकिन जैसे प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेज भारतीयों को कोई रियायत देना नहीं चाहते थे और जानते थे कि अगर भारतीयों को रियायत नहीं दिया जाएगा तो विद्रोह किया जाएगा, और विद्रोह किया जाएगा तो उससे पहले इन्होंने रोलैक एक्ट के द्वारा भारतीयों को गूंगा और बहरा बनाने का और डराने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जले नहीं और इसी एक्ट के खिलाफ में विद्रोह में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और अंततः इस एक्ट को रद्द करना पड़ा था, ओके। और रोलैक एक्ट की समिति की अध्यक्षता सर सिडनी रॉलेट ने की थी, इसलिए इस एक्ट का नाम क्या था? रोलैक एक्ट था, ओके। और इस अधिनियम में उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के वाली एक विशेष अदालत द्वारा अपराध के त्वरित प्रशिक्षण का प्रावधान था। रोलैक एक्ट के युद्धकालीन रक्षा अधिनियम 1915, इस अधिनियम में दोषियों को रिहाई पर प्रतिभूति जमा करनी पड़ती थी। रोलैक एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को उनके खिलाफ साजिश रचने के संदेह में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य और सहयोग आंदोलन के संबंध नहीं है, संबंधित नहीं है? और सहयोग आंदोलन के स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसी दिन गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। अलंकार एवं अवैधानिक पदों से त्यागपत्र, ओके, ठीक है, अलंकार एवं अवैधानिक पदों से त्यागपत्र दिया गया था, ओके। सरकारी समारोह का आमंत्रण ठुकराना, बिल्कुल ठुकरा दिया गया था। स्वदेशी का प्रचार, बिल्कुल। विधायिका में प्रवेश करके गतिरोध फैलाना, यह नहीं था। इसीलिए तो क्या हुआ, जैसे ही असहयोग आंदोलन असफल होता है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है, और उस स्वराज पार्टी का यही उद्देश्य था, विधायिका में प्रवेश करके गतिरोध को फैलाना। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता लॉर्ड बेटकॉफ को कहा जाता है, ये 100% क्या है? सुमेलित है, ओके, ठीक है। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, यह भी सुमेलित है। और भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, तो ये गलत है। और नरबली प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग, सही है, तो ये क्या है आपका? सी नंबर गलत है, 20 का। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ब्रिटिश लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 84 तक भारत में वायसराय बने। यह उदारवादी राजनेता तथा भारत के आंतरिक प्रशासन में कई सुधार के लिए जाना जाता है। इस समय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में निरस्त करना था। 1882 में एक प्रस्ताव द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का भी प्रयास किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। और हंटर आयोग का स्थापना शिक्षा के लिए 1882 ईस्वी में किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था, ओके। और मतदान की आयु को पुनः बढ़ाकर 21 वर्ष, मतलब जो आईएएस का एग्जाम उस समय होता था उसकी आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का काम भी किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। नियमित जनगणना भी स्टार्ट किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट करवाया था। और साथ ही साथ 1881 में लॉर्ड रिपन ने ही प्रथम कारखाना अधिनियम लाया था, ओके। और वर्ष 1882-83 में एक महान उपायों के लिए यादगार किया जाता है, ठीक है, किसे? लॉर्ड रिपन को, ठीक है, ओके। तो आइए, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है, और किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। और लॉर्ड रिपन ने क्या सब किया, सब बता दिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों और श्रमिकों के आंदोलन के बारे में निम्नलिखित असत्य कथनों पर विचार करें। मतलब कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ओके। आइए देखते हैं। चंपारण के किसान ने दमनकारी 3 गठिया पद्धति का विरोध किया, 100% ट्रू बा। अहमदाबाद मिल के मजदूर प्लेग बोनस की मांग में हड़ताल पर चले गए, बिल्कुल सही। खेरा के किसानों की मांग का गुजरात सभा द्वारा समर्थन किया गया था, बिल्कुल सभी। इसमें क्या है? इसमें से कोई भी कथन क्या है? असत्य नहीं है। सभी कथन क्या है? 100% सत्य है, ओके। और ये सभी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा
गांधी जी ने किया था। ओके, 3/20 भाग पर नील खेती करना पड़ता था, गांधी जी आए थे और इसका काम था। और ये जो प्लेग का बोनस था, इसमें भी गांधी जी को सफलता मिली थी और प्लेग के बोनस को बढ़ा दिया गया था। साथ ही साथ खेरा में भी क्या हुआ था, किसानों के द्वारा जो विद्रोह हुआ था उसका भी नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ओके साथियों, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया? बच्चा बच्चा जानता है चौरा चौरी घटनाकांड। और ये 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के आंदोलनकारियों ने एक जुलूस निकाला था। कुछ पुलिस कर वालों ने इस आंदोलनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसमें आंदोलनकारी में आक्रोश आ गया और उन्होंने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी और फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा सही कथन है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1912 को स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। तो बिल्कुल सही है। ओके, ये बिल्कुल सही है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, जिसके खिलाफ में क्या किया गया था, तो 1942 में ही जब क्रिप्स मिशन असफल हो गया तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत। भारत में डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का वादा किया था क्रिप्स मिशन, जिसे ठुकरा दिया गया था, कहा गया था ये पोस्ट डेटेड चेक है। और 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया। सभी क्या है, सही है, सभी क्या है, सही है। ओके, देख रहे हैं इसी तरह हिस्ट्री के दमदार प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में भी। निम्न से कौन सा तथ्य बहावी आंदोलन से संबंधित नहीं है? आपको पता है कि बहावी आंदोलन जो है बिहार स्पेशल के अंतर्गत आता है। यह एक पुनरुत्थान आंदोलन था, सही है। सर अहमद बहाव के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। यह हिंसात्मक गतिविधियों पर आधारित था। ओके, ये तो सही है, लेकिन क्या ये हिंसात्मक था? आप लोग बताइए। बिल्कुल नहीं। बहावी आंदोलन जो है ये हिंसात्मक नहीं था, ये क्या था, अहिंसात्मक आंदोलन था। और सैयद अहमद बहावी इसके नेता थे। और बिहार के अंदर जो है 2 भाई इसके नेता थे। ओके, और बिहार में सैनिक प्रशासन और सैन्य व्यवस्था के संतुलन के लिए ये था। और इसका जो ओरिजिनल केंद्र था वो कहाँ था, अफगान में था। ठीक ना साथियों, पश्चिमी सीमा प्रांत पे। ओके, लॉर्ड मियो की हत्या में भी बहावियों का हाथ माना जाता है। रायबरेली के प्रयास से यह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना। लॉर्ड मियो की हत्या में बहावियों का हाथ था, ये कहा जाता है कि लॉर्ड मियो की हत्या में बहावियों का हाथ था। प्रार्थना समाज से संबंधित कथनों कथनों में कौन सा असत्य है? आपको पता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने? आत्माराम पंडू ने। इसके गठन के पीछे केशव चंद्र सेन की प्रेरणा थी। बिल्कुल सही। इसकी सफलता महादेव गोविंद रानाडे के कारण मिली। प्रार्थना समाज को सफलता महादेव गोविंद रानाडे के कारण मिली, ये भी सही है। लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और चंद्रराव आदि द्वारा की गई थी। जी.आर. भंडारकर प्रार्थना समाज के अग्रणी नेता थे। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना। इसने जाति व्यवस्था एवं औपनिवेशिकता की निंदा की, अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह को जायज ठहराया, स्त्री शिक्षा, दलित अछूतों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने पर वकालत की। परंतु इस संस्था की सामाजिक सुधार की तरफ इसका दृष्टिकोण प्रतिकूल नहीं था। ओके साथियों, इसके तहत विधवा विवाह संघ स्थापित किया गया था। ओके, ये भी सही है। सामाजिक सुधार की तरफ इसका दृष्टिकोण प्रतिकूल था नहीं, इसका दृष्टिकोण क्या था, अनुकूल था। ये क्या है, गलत है। कहता 1946 में रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह के पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक का अध्यक्ष जिसे चुना गया था। आपको पता है 1946 में आईएनएस तलवार नामक जहाज पर भारतीय सैनिकों ने जहाज के ऊपर लिख दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिस पर क्या हुआ, उस सैनिक लिखने वाले सैनिक को सजा दिया गया, जिस वजह से भारतीय रॉयल नेवी के सभी जवानों ने, भारतीय जवानों ने विद्रोह कर दिया और आईएनएस तलवार का जो क्या तोपों का मुंह है वो मुंबई की तरफ मोड़ दिया था। इससे पूरी अंग्रेज प्रशासन घबरा गई थी और इसमें जो है नेता बनाया गया था किसे साथियों? बिल्कुल सही पकड़े, एमएस खान को। किसे बनाया गया था? एमएस खान को। ये प्रेम साना समाज और ये सभी किससे? ये सभी आजाद हिंद फौज से संबंधित थे। आजाद हिंद फौज से इनके ऊपर लाल किला के अंदर मुकदमा चलाया गया था, जिसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? भूला भाई देसाई ने की थी। ओके, जहाज पर कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा किया गया था 18 फरवरी 1946 को आईएनएस तलवार नामक जहाज पर कर्मचारियों ने। तो ये सब आपको पता है। ओके, ब्रिटिश अधिकारियों का जवाब था कि भिखमंगियों को चुनने की छूट नहीं होनी सकती है। नौसेना कर्मचारियों को सरकार के विवादात्मक नीति के खिलाफ विद्रोह के नेता कौन थे? असम खान थे। ओके, कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रमंडल के सदस्यता को त्यागने के भारतीय अधिकार को मान्यता देता था। ओके, ये सही है।
गलत है। ये राष्ट्रमंडल को त्यागने का नहीं, राष्ट्रमंडल कैबिनेट मिशन योजना ने एक मजबूत केंद्र का प्रस्ताव रखा, ये सही है। कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान के विचार को खारिज कर दिया, ये भी सही है। तो 2 और 3 दोनों क्या है, सही है। एक को छोड़कर 2 और 3 दोनों क्या है, सही है साथियों। कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में आया था, और भारत में संविधान सभा का निर्माण भी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही किया गया था। ओके, आइए 28 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन को कब स्वीकृत किया गया? 8 अगस्त 1942 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ था साथियों? तो बिल्कुल आप लोग सही पकड़े, 25 जून 1947 को शिमला सम्मेलन हुआ था। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 18 अप्रैल 1951 को। ओके, और माउंटबेटन योजना 25 जून 1945 को आया था। सॉरी 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 सॉरी, पकड़े हैं दोनों कान क्या साथियों? माउंटबेटन योजना 25 जून को कैसे आ सकता है? माउंटबेटन योजना ही आया था आपका कब? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, भारत छोड़ो प्रस्ताव, उसके बाद शिमला सम्मेलन, और उसके बाद ये था भूदान आंदोलन। ओके साथियों, इस तरह से आपका सही जवाब क्या है? 28 का सी। ओके साथियों, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? महात्मा गांधी के अनुसार संसार का सबसे शक्तिशाली बल वीर की अहिंसा, वीर की अहिंसा है। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है पढ़ा रहा। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ऑफिसर्स। वी थिंक ऑफिसर्स, वी मेक ऑफिसर्स, we behave like officers and we teach officers. Then I wanted to some likes, subscribe and share for my lovely officers. Okay, कहता है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? अभी अभी तुरंत बताए थे आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। ओके, तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1815 में। ओके साथियों, कहता है धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने थी? केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी के दरमियान की थी। इसका सही जवाब क्या? 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 1। वीडियो को लाइक करके देख। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 31 का निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र सुमेलित है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है, और इसी में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और अभी तो आपको पता है कि भारत अर्थात भारत ऐसा करने का विचार किया जा रहा है, लेकिन मुझे शेक्सपियर की रोमियो जूलियट की ओर लाइन याद आ रही है, व्हाट इज नेम, नाम में क्या रखा है? क्या इंडिया नाम को हटा देने के बाद भारत में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और शिक्षा, जातिवाद, क्या इन सबों का खात्मा हो जाएगा? ये मेरा खुद का विचार है। मेरी मोहब्बत तेरी जमानी। ओके, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, और इसी नागरिकता में एनआरसी लाने की बात हो रही थी। एनआरसी नेशनल सिटीजन रजिस्टर अभी तक आया नहीं। भाग 3 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। ओके, और भाग 4 में राज्य सरकारें नहीं है। भाग 6 में राज्य सरकारें, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? और भाग 3 में, और भाग ये नीति निर्देशक तत्व किसमें है? तो भाग 4 में है। भाग 5 में क्या है? तो संघ की कार्यपालिका, विधायिका। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द नोट राइट? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। ओके, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22। सही बात, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये किस में है? 23 और 24 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 सही है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29, ये भी सही है। ठीक है साथियों, और आप कहिएगा 20 से 22 में क्या है? तो 20 से 22 में है सर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठोको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अनुच्छेद 23 में है बाला श्रम, जबरदस्ती श्रम, और अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम का प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री, खदान अथवा अन्य जोखिम भरे कामों के लिए नौकरी देने पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24। जीते की चाल, बाज की नजर और सर्वेश सर के चैनल पर कराए गए प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, इसलिए इस पर कोई संदेह नहीं करते। भारतीय संविधान द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन बरकरार रहता है। यह प्रावधान किस देश से लिया गया है?
ये आपातकाल वाला जो प्रावधान है हम लोगों ने निकाल लिया, जर्मनी के संविधान से लिया है। ये कौन नहीं जानता है? और आपातकाल किसमें है? भाग 18 में है। भाग 18 में आपातकाल का वर्णन है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। और आपातकाल कौन लगा सकती है? राष्ट्रपति महोदय लगा सकते हैं। और वर्तमान में हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ओके। प्रथम दलित राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणा। ओके। और प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ओके। आपातकालीन प्रावधानों के तहत केंद्र क्या कर सकता है? राज्यों में और देश में आपातकाल लगा सकता है। तथा निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य कितने हैं? कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इससे पहले कुल 0 मौलिक कर्तव्य थे मूल संविधान में। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को रूस से लाकर जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पे। ओके। ऐसे डिटेल डिस्कशन आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस क्लासेस केजीजी पे ही मिलेगा साथियों। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता, ये आर्टिकल 40 में है और ये नीति निर्देशक तत्व में है। ये नीति निर्देशक तत्व में है। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना ये है। हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना ये भी है। इनमें से कौन से अधिकार न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में घोषित किया गया? अनुच्छेद 21 में है निजता का अधिकार। वाह 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 वाह! निजता का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार। और बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध नहीं, एक और दो दोनों क्या है? ये है। और स्वास्थ्य का अधिकार जो है हाल ही में दिया गया है। सबसे पहले स्वास्थ्य का अधिकार किस सरकार के द्वारा दिया गया? बिल्कुल सही पकड़े हैं आप लोग। स्वास्थ्य का अधिकार जो है ये हमें दिया गया है किसके द्वारा? बहुत ही शानदार जवाब, राजस्थान की सरकार के द्वारा दिया गया है। आप लोग की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कौन थे? कलराज मिश्र। तो प्रदूषण मुक्त जल और वायु खतरनाक को गोपनीयता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के खिलाफ अधिकार, त्वरित मुकदमे निस्तारण का अधिकार, हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार, अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार, विलंबित निष्पादन के खिलाफ अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार, हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार, सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सार्वजनिक फांसी का अधिकार, खिलाफ अधिकार। ये सभी अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 21 के तहत। सोने का अधिकार भी बाबा रामदेव केस में दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत। मेनका गांधी केस में विदेश यात्रा का भी अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत। इंटरनेट का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत। क्या कहोगे? जो कहोगे सब सही है। कमेंट बॉक्स में कहो ना कुछ, अपने दिल की बात लिखो ना कमेंट में, मैं पढ़ूंगा तुम्हारे कमेंट, तुम्हारे दिल की बात रिप्लाई भी करूंगा। कैसा लग रहा है तुमको ऑफिसर्स, डियर ऑफिसर, आपको कैसा लग रहा है यह वीडियो? प्लीज बताइए, रिव्यू दीजिए, छोटे भाई का हौसला अफजाई कीजिए ताकि ऐसे ही दमदार दमदार वीडियो आपके लिए लेकर हमेशा हमेशा उपस्थित हो सके। कहते दिल थाम के बैठिए, आ रही है अब आपके बीच क्वेश्चन का महातांडव पारुल। तथा उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है जिसका तात्पर्य किससे है? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और इसका तात्पर्य किससे है? बिल्कुल सही पकड़े हो भैया। ऐसे न्यायालय को अवमानना के लिए किसी को दंड देने की शक्ति होती है उच्चतम न्यायालय को। और आपको पता है कि प्रशांत किशोर के मामले में, प्रशांत किशोर ये किशोर नाम का ही, अरे आचार्य प्रशांत था। कौन प्रशांत था भैया? भूषण। अरे दिल्ली का कोई जो क्या थे, वकील थे, उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। निम्न में से कौन से चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग की देखरेख में आयोजित नहीं किए जा सकते हैं? नहीं किए जाते। ये है आपका राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव। ये राज्य के चुनाव आयोग के अंतर्गत किए जाते हैं। ओके। बिहार में कुल 19 नगर पालिका है। ओके। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जो चर्चा है ये आर्टिकल 324 में है, भाग 15 में है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और नगर पालिका का प्रावधान किया गया। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो 312 लोक सेवा आयोग के कार्य नहीं। 312 में राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। तो क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य नहीं है बल्कि राज्यसभा द्वारा
नई अखिल भारतीय सेवाओं का अनुमान, बाकी सब सही है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 में बजट की परिभाषा है। अनुच्छेद 51 के में मौलिक कर्तव्य है। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है पर आ रहा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर। ऑफिसर्स 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 भैया, बीपीएससी के लवर डीएसपी जी, एसडीएम जी, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी है साथियों? तो उत्तरदायी है सामूहिक रूप से लोकसभा व व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय कौन है? तो जिसका वर्णन संविधान में है, पहले से लिखा हुआ है, उसी को कहते हैं संवैधानिक निकाय। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है? ये संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद की सेवा शर्तों के कार्यकाल के निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और काका कालेलकर द्वारा आया था ये। ओके, कहते हैं वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, बिल्कुल सही है। पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 में, बिल्कुल सही है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में, बिल्कुल सही है। भाग 15 में राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344 में। ऑल आर सुमेलित, सभी क्या है? सही सुमेलित है साथियों। इसलिए इसका जवाब क्या होगा? सी। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344, वित्त आयोग अनुच्छेद 280। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह थे। और अभी एन के सिंह जो है एक राष्ट्र एक चुनाव के भी सदस्य हैं और उसके अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद जी। वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, अब बताइए, जीएसटी वन नेशन वन गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस से ज्यादा फायदा तो होते हुए दिख नहीं रहा है। ओके, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस हेमिलोथ्री हेमिथोफोरियम आयराजी। मूंगफली का टिक्का रोग स्पाइरोकाइटा के द्वारा, सही है। उसके बाद गन्ने का रेड रॉट रोग मेला मेलम सोरा लिनिन। तो गन्ने का रेड रोट रोग जो है, लाल सड़न गन्ने के सबसे भयंकर रोग है, जिसे गन्ने के कैंसर भी कहा जाता है। यह रोग कलेट्रोटाइकम पलकेटम नामक फफूंद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो इसके द्वारा नहीं होता है। गन्ने का रेड रोग ये किसके द्वारा होता है? ओके, कॉफी का रस्ट रोग हमुया ब्रोस्टोफिक्स के द्वारा होता है। ठीक है ना साथियों। प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं, प्रोटीन में आवश्यक रूप से क्या होते हैं? बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं। प्रोटीन मानव शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। टूट फूट मरम्मत करता है। छोटे बच्चों को प्रोटीन की। खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। ओके, प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। वो शरीर के ऊतकों के निर्माण में खंडों में से एक और ईंधन स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। ईंधन के रूप में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के रूप शरीर में रहते हैं। ओके, लाल शैवाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका लाल रंग लाल वर्णक आर आइकोएथ्रीन के कारण होता है, सही है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इसकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। समुद्र के गर्म क्षेत्र में लाल शैवाल, सही है। तथा लाल शैवाल का लाल थैलमस अधिकांश एक कोशिकीय होता है, जो कि क्या है? गलत है। रेडोफाइसिस लाल शैवाल है। इसका लाल रंग लाल वर्णक और फाइरोकोएथ्रीन के कारण होता है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं और इनकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहां अधिक प्रकाश होता है वहां भी पाए जाते हैं और समुद्र की गहराई में भी जहां प्रकाश कम होता है वहां भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल लाल थैलमस अधिक बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कोशिकीय, एक कोशिकीय नहीं। क्या होते हैं? कोशिकीय होती है। ओके, निम्न से कौन त्वचा कैंसर और त्वचा कोशिकाओं के उच्च उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? त्वचा कैंसर और त्वचा के उच्च परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है आपका, ये क्या है? ये है ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण से क्या होगा? त्वचा कैंसर होगा, क्योंकि पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाएगी। ओके, अम्लीय वर्षा किससे होता है? H2SO4 और के सांद्रण से अम्लीय वर्षा होती है। ओके, और ओजोन परत संरक्षण से कौन सा संबंधित है? कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है? तो ओजोन परत संबंध से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है साथियों। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है।
ओके। और ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओके। थायराइड ग्रंथि से हार्मोन का स्त्रावन होता है जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। ये कौन सा होता है? तो ये है आपका डी, थायरोकैल्सिटोनिन प्रोटीन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जिसे आईसीटी के भी कहा जाता है, जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रण करता है। नेत्रोशोधि गलकांड थायराइड प्रतिक्रिया का एक क्या रूप है? निम्न में से कौन अम्ल अमाशय में पाया जाता है? अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल कौन है? तो अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधकता से जुड़ा हुआ है? रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधकता से जुड़ा हुआ है? तो ये घटक है आपका श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त के रोग प्रतिरोधकता का काम करता है। डब्ल्यूबीसी को बॉडी का क्या कहते थे? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? असत्य युग्म कौन सा है? असत्य युग्म है साथियों आपका सी, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण यकृत में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। ओके साथियों, ये असत्य कथन है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। लाल रक्त के निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। पेक्स माने में अस्थि मज्जा और भू भू ये व्यवस्था में पीला या यकृत में होते हैं। इन्हें केंद्रक अनुपस्थित रहते हैं, परंतु ऊंट, जिराफ और लामा में लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। श्वेत रक्त कोशिका मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षी प्रणाली का मुख्य भाग है। इन रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए ये सफेद या रंगहीन होती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं या सुतानों का लुकोसाइट शरीर के संक्रमक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करती है, और इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। ओके साथियों, डिटेल डिस्कशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सर्विस क्लासेस केजीजी के साथ। अभी मात्र 50 प्रश्न हैं और 100 प्रश्न बाकी हैं साथियों। निम्न में से कौन सुमेलित कीजिए? तो सुमेलित करते हैं साथियों। एक का क्या होगा? डीएनए प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है आरएनए। डीएनए जो है ये अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। आरएनए को प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है। एटीपी ऊर्जा की इकाई है। एन एनडीपी जो है ये ऊर्जा उत्पादन करता है। ओके साथियों, यही आपका क्या है? सही है। ओके। एक का एक का एक, दो का तीन, एक का एक, दो का तीन, तीन का दो और चार का चार, ये क्या है? 100% सही है। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? ये बताइए कौन सा है आपका? तो ये है आपका साथियों एलिटोम। क्या है? एलिटेम है। एलिटेम है। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला। नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में 2030 तक का लक्ष्य नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में 2030 तक का लक्ष्य क्या नहीं है साथियों? ये लक्ष्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं, सभी लक्ष्य है। कुल स्थापित क्षमता का 5000 गीगावाट, कुल विद्युत क्षमता का 50% और सौर ऊर्जा भागीदारी को बढ़ाना। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है साथियों उद्दीपित किरणें, उद्दीपित विकिरण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो उद्दीपित विकिरण के रूप में भी उत्पन्न किया जाता है। लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोड मेनन ने। लेजर किरणों का आविष्कार किसने किया था? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत किया जाता है। एक रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष अनुभाग में स्थित होता है, क्योंकि एक रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटर के सभी के संवहन के कारण जल्दी ठंडे हो जाते। क्या हो जाते? जल्दी ठंडे। पारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का पहचान करें। पारा के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो डी उपयुक्त में से एक से सभी क्या है? सत्य है। यह विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, या प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, या सबसे भारी द्रव्य है पारा। ओके 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 ओके। पारा को किसमें? लोहे के पात्र में रखा नहीं जा सकता। किसी गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान उसके मार्ग के प्रत्येक स्थान पर सदैव क्या रहता है साथियों? तो उसके मार्ग के प्रत्येक स्थान पर क्या रहता है? सदैव स्थिर रहता है। स्थिर 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 स्थिर। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में केवल रूपांतरित हो सकती है। ऊर्जा ना तो क्षय हो सकता है और ना ही उत्पन्न हो सकता है। यह कथन किसका है? लेंज महोदय का है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? मिल्क तृष्णा एक प्रकाशित भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है। ओके। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। गर्मियों में समानता सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग वाले कपड़े की तुलना में बढ़िया माने जाते हैं। सही है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों को नहीं उत्तल नहीं अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यही क्या है? सही नहीं है। उसके
उत्तल नहीं अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन जड़त्व के उदाहरण है? चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों को आगे की ओर झुकना, सही है, उदाहरण है। कंबल के हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने के धूल के कारण गिरे, ये भी उदाहरण है। गोली मारने पर कांच की गोल छिद्र हो जाता है किंतु पत्थर मारने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये भी है। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। ओके, कहता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में क्या होता है साथियों? तो ये तो हम तो जब बच्चे थे तभी से जानते हैं कि लाउड स्पीकर में गाना बजता है, चुलिया के फूक राजा जी। ओके, लाउड स्पीकर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। परमाणु बम क्या करता है साथियों? तो परमाणु बम जो है वो रासायनिक ऊर्जा को नाभिक ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा को नाभिक ऊर्जा में बदल देता है परमाणु। डायनेमो क्या करता है साथियों? डायनेमो जो है ये विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में बदल देता है। और ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमीटर विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में बदलता है, ट्रांसमीटर। और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत मोटर ठीक इसका विपरीत करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ओके, इसका सही जवाब क्या है? 61 का सही जवाब है आपका बी। 1 का 3, 2 का 4, 2 का 3 का 2, 4 का 1। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, डायनेमो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ट्रांसमीटर विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा में। हाल ही में लॉन्च किए गए चैटबॉट चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। ओके, तो जीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर जीटीपी का फुल फॉर्म है। चैट जीटीपी में 30 नवंबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को स्कोपना द्वारा लॉन्च किया गया है। जीपीटी का अर्थ है जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी एक प्रकार का कंप्यूटर भाषा मॉड्यूल है जो मानव समान पाठ का निर्माण करने के लिए गहन शिक्षण तकनीक पर आधारित है। चैट जीपीटी। जीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री ट्रांस ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है साथियों? ये जो है बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है और इसकी रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह विधि क्या है? अयस्क से जो दूर किया जाता है उसे कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण की विधि। अब चुंबकीय है तो चुंबकीय के द्वारा किया जाता है, आप लोग जानते होंगे कि एक लोहे के रॉड पर से सारे तत्व जाते हैं और नीचे चुंबक लगा रहता है। चुंबक वाले तत्व वही चुंबक के पास गिर जाते हैं और बाकी बिना चुंबक तो तत्व आगे निकल जाते हैं। सल्फर ऑक्साइड को जल में विलय करने से क्या प्राप्त होता है? बताइए बताइए बताइए। ओके, बिल्कुल सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फर और डाइऑक्साइड को जल में विलय करने से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। ओके साथियों, कागज पर लिखने के लिए इनमें से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? छोटा बच्चा जान के हमको ये क्वेश्चन न चिपकाना रे। हाइड्रोजन फ्लोराइड। कांच पर हाइड्रोजन फ्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। यह कांच पर लिखने के काम आता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड एक अत्यधिक खतरनाक गैस है जो नमी के संपर्क में संरक्षक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है और रासायनिक सूत्र। कतर निम्न में से किस धातु को मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है? मिट्टी के तेल में सोडियम को संचित रखा जाता है। छोटा बच्चा जान के ना हमसे ये क्वेश्चन पूछ जाना रहे। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है और यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी में तेल संचित रख जाता है। निम्न में से कौन अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है? अम्ल से अभिक्रिया कौन नहीं करता है साथियों? तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल से अभिक्रिया नहीं कराते हैं, तो ये क्या है आपका? डी। सल्फर जो है अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। धातु समानता अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि धातु हैं, इसलिए अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि धातु हैं जो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69।
घरेलू सिलेंडरों में गैस लीक का पता चलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया का गंध के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल मरकप्टेन का। किसका प्रयोग किया जाता है एलपीजी में? इथेनो इथेन एथिलॉल का। ओके, इसे मिथाइल। एलपीजी सामान्यतः एक दुर्गंध रहित गैस होती है जिसमें खतरनाक गैस के रिसाव का पता लगाने जाने के लिए इथेनोथियोल मिलाई जाती है जिसे सामान्य भाषा में मिथाइल मरकप्टन कहा जाता है। ओके, एलपीजी is generally is a odorless gas in which ethanol is added to detect the leakage of flammable gas which is called ethyl methyl mercaptan in common language। धान की खेती से उत्पन्न होने वाले गैस कौन सी है? मीथेन गैस है। इसे मार्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। बच्चा बच्चा जानता है। प्राकृतिक रूप से इमली में मौजूद अम्ल कौन सा है? प्राकृतिक रूप से इमली में मौजूद अम्ल है टाइटेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? टाइटेरिक अम्ल। टाइटेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ओके, एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है साथियों। अंगूर, केला, इमली आदि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल है टाइटेरिक अम्ल है। ओके साथियों, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से बनाया जाता है। एक्वा रेजिया आपको पता है, एक्वा रेजिया में सोना घुल जाता है और किसके द्वारा बनाया जाता है? तो HNO3 प्लस Hc हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 3 अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और क्या है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण से बनाया जाता है। किसे? लेटिन नाम इसका एक्वारोजिया है जिसका अर्थ होता है शाही जल, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से स्वर्णकारों द्वारा सोने के प्लेटिनियम जैसी कीमती धातुओं को भंग करने के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें अविनाशी माना जाता है। मिश्रण अत्यधिक अभिक्रियाशील और खतरनाक है, अत्यधिक सावधानी से संभाला जाता है। बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को निम्नलिखित में से कौन सी नहर जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर और उत्तर बाल्टी में गिरा कील। कील और स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। और पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ओके, कील नहर की स्थापना, जिसे 1948 में केसर विलियम नहर का नाम जाना जाता है, 98 किलोमीटर 61 मील लंबी नहर है जो जर्मनी के सेल्विस होस्टीन से स्थित यह विश्व में सबसे अधिक व्यस्तम नहर है। कील नहर उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, खासकर यूरोप के व्यापार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस नहर का निर्माण 1895 ईस्वी में पूरा हुआ था। इनमें से कौन सा भूमध्य सागर क्षेत्र की जलवायु की विशेषता है? तो भूमध्य सागर क्षेत्र में क्या होता है साथियों? तो वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, ये सभी सही है, लेकिन केवल शीत ऋतु में वर्षा, ये सही नहीं है। Which of the following is the characteristic of the climate of the Mediterranean region? Rainfall only in winter. Rainfall only in winter is a wrong. Wow, I am very interesting. What is the following is the characteristic of the Mediterranean region? Mediterranean region का क्या है? तो Mediterranean region यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में केवल शीत ऋतु में क्या होती है? वर्षा होती है। ओके, कहते हैं साथियों भूमध्यसागरीय जलवायु वह जलवायु है जो भूमध्य द्रोणी के मध्य व्यापक रूप से भूमध्यसागर के अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्तीय क्षेत्रों में, पश्चिम और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के मध्य चिली में भी इस प्रकार की मौसमी परिस्थितियां मिलती है। इस इलाकों में हल्की ठंड व वर्षा वाली शीत ऋतु और मध्यम गर्मी वाली शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। बीपीएससी 69 प्रीलिम्स के लिए आस्था इसका सेट नंबर 7 देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरणीय हितैषी है? पर्यावरणीय हितैषी कौन सी है? स्थानांतरण कृषि नहीं है, जैविक कृषि है और कांच के घरों में पौधा उगाना, ये दोनों है। तो ये दोनों है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा जोड़ा है जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है साथियों? केलूरू झील। केलूरू झील कृष्णा नदी से नहीं बनी है। केलूरू झील जो है ये कैसा झील है? गोविंद सागर झील सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के पास है, स्थित है, सही है। इसका नाम सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। इस झील में सतलज नदी को भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किया गया था। यह झील भारत में नक्शे पर सर्वोच्च स्थान रखती है। झील पर्यटन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोलूरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, सबसे बड़े ताजे पानी की झीलों में से एक है और एलुरु शहर से 15 किलोमीटर दूर एशिया की सबसे बड़ी उत्तरी ताजे पानी की झील है। केलूरू कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। ओके, तो कृष्णा और उकाई जलाशय ताप्ती नदी पर बुलर झील झेलम, ठीक है। इनमें से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, हट गया। कावेरी, गोदावरी, माही नहीं गिरती, हट गया। सिंधु, कावेरी नहीं गिरती। गंगा, गोदावरी और पल्लार यही नदियां क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, और कहता है पल्लार नदी कहाँ पर दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र नासिक जिले में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा, गोदावरी, पल्लार आदि
कई नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि सिंधु, माही आदि कई नदियां अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकांश प्रवाह अगस्त से सितंबर के महीने में होता है। प्रवाल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित सत्य कथनों पर विचार करें। प्रवाल भित्ति के संदर्भ में निम्नलिखित सत्य कथनों पर क्या करना है साथियों? विचार करना है। ओके, तो क्या है? प्रवाल द्वीप एक नाजुक परिस्थिति तंत्र है, सही है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, प्रवाल द्वीप मूंगा द्वारा स्रावित कैल्शियम बाइकार्बोनेट जुड़ाव से निर्मित जल के अंतर फैले परिस्थितिकी तंत्र है, सही है। जलवायु परिवर्तन, समुद्र अवलवनीकरण, ब्लास्ट फ्रीजिंग तथा साइनाइड आदि के कारण संकटग्रस्त है, सही है। प्रवाल द्वीप के निर्माण के लिए वह आदर्श स्थिति होती है जहां तरंग ज्वार भाटा और धाराएं नियंत्रण होती है। गलत, ज्वार भाटा धाराएं निरंतर होगी तो कैसे बनेगा? वहां जहां शांत जल होता है वहीं होता है। इनमें से कौन सा स्थान महाद्वीपीयता के कारण दुनिया के सबसे अधिक तापमान का अनुभव करता है? महाद्वीपीयता के कारण दुनिया का सबसे अधिक तापमान का अनुभव करने वाला स्थान है रूस का साइबेरिया। क्या है? रूस का साइबेरिया। साइबेरिया में धीरे धीरे ठंड का अनुभव क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। ओके, कहता दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु शुष्क रह जाता है, क्योंकि तमिलनाडु क्या होता है? यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है और यह मानसून नहीं पहुंच पाती है। यह वर्षा आच्छादित क्षेत्रों में पड़ता है। ओके, वही लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में ही होती है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नाफ्ता झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है, सुमेलित है साथियों। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। ये भी सुमेलित है। निजाम सागर परियोजना तुंगभद्रा नदी पर नहीं है। हैदराबाद में उत्तर पश्चिम में लगभग 144 किलोमीटर की दूरी पर निजाम सागर जलाशय है, जिसे गोदावरी नदी के एक सहायक नदी मंजीरा नदी पर बनाया गया। किस नदी पे? मंजीरा नदी पर बनाया गया है निजाम सागर परियोजना। ओके साथियों, जो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य में सूरत जिले में अवस्थित है। नापसा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर स्थित है, जबकि इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर अवस्थित है। ओके साथियों, निम्न में से कौन से कारण किसी स्थान के तापमान के वितरण को नियंत्रित करता है? तापमान के स्थान को वितरण को नियंत्रित करता है। ये है उपयुक्त में से एक से अधिक। उस स्थान की देशांतर रेखा, समुद्र से उसकी दूसरी स्थानीय कारक, ये सभी है, ठीक है ना। बेरोजगारी के निर्धारण के लिए पीएलएफएस का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में कौन सा असत्य है? तो पीएलएसएफ के बारे में कौन सा असत्य है? ओके, असत्य कथन क्या है? शुरुआत 2007 में हुई थी। ओके, और 15 वर्ष से अधिक उम्र के शामिल किया जाता है, और एलपीपीआर, डब्ल्यूपीआर और यूआर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से क्या है? सभी सत्य है, कोई भी असत्य नहीं है। प्राथमिक घाटे को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो प्राथमिक घाटे को किसके द्वारा नापा जाता है साथियों? तो प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटा और ब्याज माइनस ब्याज भुगतान के द्वारा प्राथमिक घाटे को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है? मेक इन इंडिया देश में उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए सत्य है। ओके, सागरमाला बंदरगाहों का आधुनिकीकरण सत्य है। हृदय योजना, हृदय योजना गुप्त गैस लेना, ये गलत है। उज्ज्वला योजना है मुफ्त गैस लेने से संबंधित। उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक, सही है। और हृदय योजना का संबंध किससे? तो विरासत स्थल विकास और विस्तार योजना हृदय, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 21 जनवरी 2015 को शहरी नियोजन, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को एक समावेशी तरीके से उद्देश्य के साथ लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था विकास योजना। निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त विकास मॉडल के संदर्भ में गलत है? प्रथम हेराल्ड डोमन मॉडल, सही है। उसके बाद द्वितीय क्या है? मानववालिस मॉडल, सही है। तृतीय को एस गॉडगिल मॉडल था, गलत है आई। और चतुर्थ महावीर रुद्र मॉडल, ये सही है। ओके साथियों, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 अशोक रुद्र व एम एस मानले मॉडल पर आधारित था। तो यही क्या है? तृतीय एम एस चक्रवर्ती मॉडल, सही है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कहते हैं चतुर्थ है। कहा जा रहा है यहाँ की चतुर्थ जो है अशोक रुद्रदेव, अशोक रुद्र व एम एस मन्ने मॉडल पता है। 2020 में वस्तु समूहों के अनुसार कुल वस्तु आयातों में प्रतिशत हिस्सा कौन असत्य है? तो प्रतिशत हिस्सा में कौन सा असत्य है साथियों? तो यह असत्य है, विनिर्माण उत्पाद 53%। जीडीपी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो जीडीपी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो जीडीपी का विकास दर 2023-24 में
5.0% होगा, यही असत्य है। हम लोग तो 2023-24 में जीडीपी का विकास दर जो है 6.0 से लेकर 6.8% तक रखने का अनुमान लगाए हुए हैं। सीआरआर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे? सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है, और इसमें जैसे वृद्धि वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा साथियों? तो बैंकों में ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी, बैंकों में ऋण देने की क्षमता में कमी आएगी। द एबिलिटी ऑफ बैंक्स टू गिव लोन्स विल डिक्रीज। कथा निम्नलिखित का स्थापना का सही क्रम क्या है? पीएनबी। तो पीएनबी की स्थापना कब हुई? 19 मई 1894 को। कब हुई? 19 मई 1894 को पीएनबी की स्थापना हुई। उसके बाद क्या है? आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद क्या है आपको? एलआईसी 1 सितंबर 1956। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। इस तरह से आपका सही सुमेलित कौन है? 1, 2, 3 और 4 क्या है? भारत की सरकार किस निकाय के परामर्श के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है? भारत सरकार जो न्यूनतम समर्थन कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की, और अभी वर्तमान में एमएसपी जो है 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। कितने फसलों के लिए? 22 फसलों के लिए। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि और सहकारिता विभाग भारत सरकार की सिफारिशों के आधार पर उसकी बुआई के मौसम के पहले 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित करता है। सीएससीपी 1965 में गठित कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह वैज्ञानिक निकाय है और खरीफ और रबी फसलों के लिए क्या करता है? कार्यक्रम निर्धारित करता है। ओके साथियों, 92 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति सर्वाधिक कारगर रहती है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सर्वाधिक कारगर है क्या चीज? रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करना। सही है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करना। ये विषय नकदी आरक्षित अनुपात में कमी गलत है, इसमें वृद्धि होगा। वृद्धि करेंगे तभी तो मुद्रास्फीति। सर्वाधिक तरलता अनुपात में कमी नहीं, इसमें भी वृद्धि करना होगा। केवल एक और दो, केवल एक और दो। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। वर्ष 2021 में भारत के निर्यात के गंतव्य देशों के हिस्से के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वर्ष 1900, ये क्या है आपका? चीन। चीन 15.3%, यह सत्य है। बाकी सभी क्या है? सत्य है। यूएसए 18.1%, यूरोपीय संघ 14.9% और संयुक्त अरब अमीरात 6.4। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सही स्तर पर शामिल है? ये कौन सी संपत्ति है साथियों? तो ये संपत्ति आपका सोना, विदेशी आहरण अधिकार एसडीआर, विदेशी मुद्रा एफसीए, सभी सभी क्या है? सभी सही अनुपात में। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार करें। यह एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। बिल्कुल सही है। जहां जाता है वहीं लगता है। ओके। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद जीएसटी के लिए शासी और प्रमुख निकाय नहीं। प्रधानमंत्री नहीं, इसमें क्या होता है? वित्त मंत्री होता है। केवल एक सही है, दो गलत है। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग। बरहिया ताल विद्रोह का क्या था? बरहिया ताल आंदोलन सबसे पुराना था। बिहार में सर्वप्रथम किसान हुआ कांग्रेस मिनिस्ट्री बना 1936 में, जून से 1939 तक चला था। ओके। बरहिया मौजे पटना के पूर्व मुंगेर जिले में स्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर मूव कर रहे हैं साथियों, डियर ऑफिसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो ये पूर्व में आसीन हुए थे साथियों, किस पद के रूप में? तो ये आसीन हुए थे पूर्व में पटना के नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में आसीन हुए थे। ओके। कब बने थे? 1923 में, जब स्वराज पार्टी की गठन हुई थी तो उसी वक्त ये चुनाव जीते थे और पटना के नगर पालिका। निम्नलिखित नगर नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर से। त्रिवेणी नहर किससे निकलती है? गंडक से निकलती है। अपसाड, अपसड गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। अपसड में जो ये है, इस पर किसका था? नल दंपति के प्रणय कथा का वर्णन है। बिहार के ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? बिहार के ताम्र प्रस्तर अभिलेख से परिवर्तन के उपयुक्त में सभी से मिलते हैं। चिरान से भी, चेचर से भी और सोनेर एवं मनेर से भी।
विद्रोह के राजा जनक ने निक्ष या स्वर्ण या सतनाम उपहार दिए, यह कहाँ वर्णित है? यह जो उपहार है यह वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख नहीं मिले हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से नहीं मिले हैं? टेकरी गया से मौर्यकालीन अभिलेख नहीं है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख नहीं मिले हैं। टेकरी गया से नहीं मिले हैं। लोरिया औजरे चंपारण से मिले हैं। लोरिया नंदनगढ़ चंपारण से मिले हैं। रामपुरवा चंपारण से मिले हैं। बज्जी महाजनपद में कौन से वर्तमान जिले शामिल हैं? तो बज्जी महाजनपद में जो है उस समय का कौन सा जिला शामिल था? तो दरभंगा। बज्जी महाजनपद में मगध के उत्तर में स्थित है। कई छोटे राज्यों को मिलाकर बनाया किया गया था। इसमें कुछ 8 जिले विदेह, ज्ञात, वज्जी और लिच्छवी कुलाधिक। इसकी राजधानी वैशाली था। आज वर्तमान समय में बज्जी महाजनपद दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और जिले शामिल नहीं है तो भागलपुर। भागलपुर किस जनपद में था? अंग महाजनपद में था। ओके, कहता है बिहार राज्य में स्थित अभ्यारण्यों और स्थित जिलों को सम्मिलित कीजिए। राजीव गांधी जैविक उद्यान। राजीव गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना के अंतर्गत है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? चंपारण में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रोहतास में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? बोधगया में है। राजगीर अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा में है। ओके, तो सभी एक झटके में सम्मिलित करवा दिए, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। राजीव गांधी जैविक उद्यान पटना में है। पटना जू को ही कहा जाता है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान चंपारण पश्चिम चंपारण का है। कैमूर अभ्यारण्य रोहतास में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य बोधगया में और राजगीर अभ्यारण्य नालंदा में। ओके साथियों, क्वेश्चन नंबर 105 पे मूव कर रहे हैं साथियों। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या किस जिले में है? बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या है गया जिले में। और बिहार का सर्वाधिक अधिक तापमान कहाँ होता है? गया जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार रही है। बिहार में कौन सा एकमात्र जिला है जहाँ इरी रेशम का उत्पादन किया जाता है? तो आप जानते हैं ये जिला कौन है? भागलपुर में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और छोटे व्यवसाय में निर्भर होती है। भागलपुर जिला रेशमी उद्योग से जुड़ा हुआ और भूरे बिहार के कुछ नगरों व उससे संबंधित उद्योग के जोड़े प्रस्तुत है। गलत जोड़ा बताइए। ये गलत जोड़ा क्या होगा? हाजीपुर प्लाई उद्योग सही सम्मिलित है। समस्तीपुर कागज और लुगदी उद्योग सही सम्मिलित है। पूर्णिया में जूट उद्योग सही सम्मिलित है। पटना में वस्त्र उद्योग नहीं, पटना में क्या है साथियों? चीनी उद्योग है। यही आपका सही सम्मिलित नहीं है। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार के तराई प्रदेश छोटा नागपुर पठार के उत्तर के समानांतर अधिक नहीं, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिल्कुल सही। बिहार में तराई प्रदेश जो है भारत और नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। और कुल 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ओके, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 की घोषणा का लक्ष्य निम्न में से कौन से शहर के लिए किया गया है? मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का लक्ष्य जो है उपयुक्त में से सभी है। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली एवं नालियां। ये मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की घोषणा है। उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह सही कर्म दर्शाता है? इसका सही कर्म कौन सा दर्शाता है? सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होने के गंगा नदी के सरयू, गंडक और बूढ़ी गंडक बागमती मिलती है। हाल ही में सहकारी संगठन द्वारा संचालित देश के पहले सैनिक स्कूल का आधारशिला कहाँ रखी गई? देश के पहले सैनिक स्कूल बोरियावी, मेहसाना, गुजरात में। कहाँ पे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मेहसाना में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश का विकास की गति बढ़ी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की प्रक्रिया में सहकारी समितियों, कॉर्पोरेट, गैर सरकारी संगठनों पर काम किया। हाल ही में डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को पूर्णतः मानव बस्ती से मुक्त करा दिया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो डिब्रूगढ़ जो है यह असम में स्थित है। ओके, बच्चा बच्चा जानता है। सॉरी, अच्छा देवीगढ़ है, डिब्रूगढ़ नहीं। ये उड़ीसा में स्थित देवीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को उपरांत मानव बस्ती से मुक्त कर गया है। ये डिब्रूगढ़ गलत लिखा गया है क्वेश्चन में। ये इंग्लिश में सही होगा, देख लीजिए इंग्लिश में आप लोग। रिसेंटली डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन कंप्लीटेड freed from human habitat in which state located in Odisha. The place not related to Chandrayaan 1, Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3 is, आपको पता है चंद्रयान 1 जहां पहुंचा था उसका नाम क्या था? तो चंद्रयान 1 जहां पहुंचा था, चंद्रयान 3 जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा तो उसका नाम तो आपको पता है कि शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। ये चंद्रयान 3 से है। ओके,
चंद्रयान 1 का पॉइंट क्या था? चंद्रयान 1 का जवाहर पॉइंट था। ओके, और चंद्रयान 2 का, भारत अब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गया अंतरिक्ष में, जहां चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने जहां कदम रखा उस जगह का नामकरण किया गया चंद्रयान 3 लैंडिंग उसे शिव शक्ति, चंद्रयान 2 को तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान 2 क्या है? तिरंगा पॉइंट 2, और चंद्रयान, तो ये इंदिरा गांधी से संबंधित नहीं है। 2 तिरंगा पॉइंट, 1 जवाहर पॉइंट, और 3 क्या है? तो शिव शक्ति पॉइंट है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 114। हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी प्रायोगिक ऊष्मा सूचकांक हेतु किस रंग का क्वाड के रूप में उपयोग किया गया? सही समूह क्या है? इसका सही जो क्रम है वो है ए, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ओके, आईएमडी द्वारा जारी प्रायोगिक ऊष्मा सूचकांक हेतु हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों के क्वाड के रूप में उपयोग किया गया है साथियों। ओके, 115 का, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल निर्माण किया गया जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर। हाल में हुए नए संसद भवन का निर्माण के संदर्भ में कौन सा संसद है? लोकसभा का आंतरिक हिस्सा मोर के मॉडल पर बनाया गया है, सही है। ओके, राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा कमल है, सही है। संसद भवन का प्रांगण में बरगद का पेड़ लगाया गया, सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी क्या है? सही है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे बड़े राज्यों में श्रेष्ठ और अंतिम पायदान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? सबसे बड़े राज्यों में श्रेष्ठ और अंतिम पायदान जो है ये प्राप्त हुआ है साथियों आपका कर्नाटक और उत्तर प्रदेश को। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ स्थान कर्नाटक को और सबसे अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, और बिहार लास्ट से सेकेंड लास्ट पे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कर्नाटक ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों को न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया। रिपोर्ट में तमिलनाडु को दूसरा, तेलंगाना को तीसरा, उत्तर प्रदेश को सबसे निचले 18वां स्थान दिया गया और 17वां स्थान बिहार का है। भारत के किस राज्य के उच्चतम न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन गया? तो बताइए, मलयालम कहाँ की राजकीय भाषा है? केरल की है, तो केरल ही हो जाएगा। ओके, केरल हाईकोर्ट ने अपने हाल के 2 फैसलों में मलयालम में प्रकाशित किया। केरल हाईकोर्ट अपने फैसले के क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। जनवरी में चीफ जस्टिस एम मणि कुमार और जस्टिस राजीव पी चाली एक पीठ के द्वारा निर्माण किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के में नाम दर्ज कराने वाला हुबरील जंक्शन का कौन सा प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म के रूप में चर्चित हो गया? यह प्लेटफॉर्म संख्या 8, और ये कहाँ है? कर्नाटक में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाला हुबली जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 8 विश्व का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म है। कर्नाटक राज्य का हुबली स्टेशन एक रेलवे जंक्शन है। इसका पूरा नाम है श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी हुबली जंक्शन। ये स्टेशन कर्नाटक लोंडा साइड के जरूरी क्रॉस रोड में है। एयरपोर्ट वास्को डिगामा और बेंगलुरु को भी जोड़ता है। हुबली स्टेशन पर कुल 8 प्लेटफॉर्म है, पहले यहाँ 5 ही प्लेटफॉर्म थे। भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट जो है ये कहाँ? गुजरात में स्थापित किया गया है। हाल ही में अमेरिका के बाद किस अन्य क्वाड सदस्य देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थितिकीय तंत्र के विकास के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये क्या है? तो ये है आपका जापान। हाल ही में अमेरिका के बाद किस अन्य क्वाड सदस्य देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए भारत के साथ एक समझौते पर? जापान। इनमें से कौन I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। I2 मतलब I से इंडिया और इजराइल, और U से UAE और अमेरिका शामिल है, USA। ठीक ना साथियों? तेरी मोहब्बत मेरी जबान। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? यह किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ है? चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ। न्यूयॉर्क शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यूयॉर्क शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नियुक्त किया है रॉब विल्सन को। किसे? रॉब विल्सन को। अमेरिका के न्यूयॉर्क के सीनेट राज्य के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रॉबर्ट विल्सन को नियुक्त किया गया है। वो राज्य के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ओके, ग्रैंड स्लैम 2022 टेस्ट के महिला विजेता के संदर्भ में कौन सा सत्य है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, इरीना सबलेंका, सही है। फ्रेंच ओपन, युगा स्वेटेक, सही है। ओके, विंबलडन ओपन्स ऑस ये गलत है। यूएस ओपन, इगा स्वेटेक, ये क्या है? गलत है। विंबलडन ओपन को किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में चिपकाइए। हाल ही में किस देश को हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ब्लैक सूची में शामिल किया है? तो हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने म्यांमार को, क्योंकि म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हो गया, सैनिक के पास सत्ता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार ब्रिक्स देशों में प्रथम और अंतिम स्थान पर किस देश का है? तो ब्रिक्स में प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पर है ब्राजील और अंतिम स्थान पर दक्षिण अफ्रीका, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार। ओके,
फ्रांस की सर्वोच्च ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर द्वारा सम्मानित होने वाले पहले भारत की प्रथम व्यक्ति कौन है? ये प्रथम व्यक्ति जो है ये है आपका नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। प्रेसिडेंशियल ने प्रेम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा। यह सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया है? मैत्री पाइपलाइन का वर्चुअल उद्घाटन हम लोग बांग्लादेश के साथ किए हैं। 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के दीजनापुर जिले को परवर्तीपुर को जोड़ेगी। कुल रास्ते में 6 किलोमीटर भारतीय और होंगे और बाकी 124 किलोमीटर बांग्लादेश की ओर होंगे। पाइपलाइन परियोजना का भारतीय हिस्सा असम के नमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और बांग्लादेशी हिस्सा बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ओके, तथा फ्रांस द्वारा भारत के किस शहर में ब्यूरो डी फ्रांस महा वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की गई है? ये दूतावास कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा हैदराबाद में। ओके, भारत के किस राज्य द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि घोषणा की गई है? बिहार राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है। आप अगर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं तो आपको क्या होगा? 10,000 रुपये की नगद राशि दी जाएगी। पूर्व में यह प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये थी। 11 जनवरी 2017 तक जनवरी। ओके, बिहार राज्य का दूसरा तारामंडल दरभंगा में किस स्थान पर बना है? बिहार राज्य का दूसरा तारामंडल दरभंगा के कदरी बाद में बना है। ये क्वेश्चन 68 बीपीएससी में पूछा जा गया। जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के पॉलिटेक्निक परिसर के राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ किया है। यह तारामंडल अमेरिका की टीम ने डिजाइन किया है। इसकी लागत लगभग 88 करोड़ रुपये है और 300 सीटों का ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है। बिहार राज्य सरकार द्वारा फसलों उत्पादों के लिए विशेष केंद्र बनाई है। इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? में कौन सम्मिलित नहीं है साथियों? तो इसका सही जवाब है सी, चाय। पश्चिम चंपारण ये सम्मिलित नहीं है। चाय कहाँ है? किशनगंज। ओके, बाकी पान वैशाली और राघोपुर, मखाना दरभंगा, सात बांका। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बताइए, सारा कंप्यूटर एनआईटी आईआईटी में ये स्थापित होता है। तो ये कहाँ स्थापित होगा? आईआईटी पटना के बिहटा परिसर में स्टार्ट किया जाएगा परम। ओके, यह सुपर कंप्यूटर आईआईटी पटना के बीटा परिसर में सितंबर में लागू किया जाएगा। यह बुनियादी रूप से रुद्र सर्वर पर आधारित होगा। 9 सुपर कंप्यूटर की गति लगभग 183 टेराफाइट है। निम्नलिखित में पुरस्कार के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में पुरस्कार के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? डी, नाजिया परवीन, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल सही है। बंदरी नारायण साहित्य अकादमी 2023। शालिनी कुमारी, मेडिफाइड वर्कर विथ द एडजस्टेबल लेगेंस, आनंदी गुप्ता स्वच्छ सुजला ये सम्मिलित नहीं है। आनंदी गुप्ता स्वच्छ सुजला कार्यक्रम सम्मिलित। 4 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार की बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। कैसे? बबीता गुप्ता, आनंदी गुप्ता नहीं, ये होगा बबीता गुप्ता। बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल से सम्मानित किया। यह सम्मान इन्हें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने तथा इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये सोन नदी है। किस नदी में? सोन नदी में। ओके, कहते हैं राष्ट्रीय प्राधिकरण एनजीटी ने हाल ही में सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने के इकोसिस्टम। ओके, हाल ही में गंगा नदी पर बने रहे खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज निर्माणाधीन महासेतु किस कंपनी द्वारा निर्माण किया जा रहा है, जो कि ढह गया है 2 बार? ये निर्माण किया जा रहा है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। ओके, और 1710 करोड़ की 1710.77 करोड़ की पुल थी और ये क्या हुआ? ढह गया, निर्माणाधीन, गिर गई थी। स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस जिले का चयन किया गया है? स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार का ए और बी दोनों जिलों का चयन, गया और नालंदा दोनों का क्या किया गया? निर्माण किया। हाल ही में बिहार की किस मिठाई के लिए जीआई टैग आवेदन स्वीकार कर लिया गया है? तो बिहार के जो जीआई टैग मिलने वाला है वो किस मिठाई के लिए बिहार को जीआई टैग मिलने वाला है? तिलकुट, खुरमा और बालूशाही, ये सभी तिलकुट, खुरमा और बालूशाही हाल ही में बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही सभी के लिए जीआई टैग का जो आवेदन है वो स्वीकार किया गया, लेकिन अभी जीआई टैग दिया गया नहीं है। ओके, रहता है कि बिहार भोजपुर के उदंतपुर का खुरमा, गया का तिलकुट, सीतामढ़ी की बालूशाही, हाजीपुर का प्राचीन चिनिया केला, नालंदा की मशहूर बनवन बूटी कला और गया की पत्थरकट्टी कला के जीआई टैग देने की मांग मंजूर हो गई है। ओके, बिहार का कौन सा प्रखंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से लैस वन कहा गया है?
ये कौन सा हुआ है? ये लैस हुआ है भोजपुर और आगे वर्ष 2022 में भोजपुर का आगी प्रखंड भारत नेट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से लैस देश का पहला प्रखंड बन गया है। विदित हो कि आगी ब्लॉक में सभी 15 पंचायतों में भारत नेट फाइबर कनेक्शन प्रारंभ हो चुका है। ओके, आइए 141 लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात करना है। क्या है? 5 गुना 0.5 प्लस 0.5 क्या आ गया? 3। 5 गुना 0.5 प्लस 0.5। ओके, उसके बाद 3 गुना 1 प्लस 1 भागा 1। ओके, अच्छा यहाँ अभी भागा था, ठीक है ना। उसके बाद 4 गुना 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ओके, डिवाइडेड नहीं, जोड़ है, जोड़ ही है, जोड़ ही है, जोड़ ही है। इसी तरह से आपको ऐसे 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 करते जाना। फिर यहाँ 138, तो यहाँ क्या है? 13 है, यहाँ आया 2, यहाँ आया आधा, यहाँ आया 3, यहाँ आया 3.5। तो क्या होगा? तो इतना 138.3.5 गुना प्लस 3.5, जवाब कितना आएगा? 486.5। ओके, निम्नलिखित में से श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 15, 30। 15 में पहले क्या जोड़े? 15 गुना 2 30, 30 प्लस 3, यहाँ गुना 2 प्लस 3, फिर गुना 2, फिर प्लस 3, फिर गुना 2, फिर होगा प्लस 3, 69 गुना 2 कितना हो जाएगा साथियों? 138। ठीक है ना। एक थैले में 3 लाल और 5 हरी गेंद है। यदि उनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो क्या संभावना है कि वह गेंद लाल गेंद होगी? कितना है? 3 लाल है और 5 हरी है, तो 3/5 8। 3/8 सही जवाब होगा। ओके साथियों, ठीक है। 144 का एक पहिए का व्यास 1.26 किलोमीटर है। 500 चक्कर में पहिए के द्वारा व्यास दिया हुआ है। व्यास से आप लोग क्या निकाल लीजिए? रेडियस निकाल लीजिए। 1.26 डिवाइडेड बाई 2 और उसके बाद 2 पाई आर निकाल लीजिए और उसके बाद इसको क्या कीजिए? 500 से गुना करना है। जैसे ही गुना करेंगे तो सही जवाब कितना आ जाएगा साथियों? आपका बी आ जाएगा, 1980 मीटर। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया। एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, इसके अंदर वृत्त बनाया गया है। क्षेत्रफल 221 वर्ग किलोमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 200। त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग आर का मान निकालेंगे। जैसे ही आर का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की भुजा की आधी होती है। समबाहु त्रिभुज की भुजा की आधी होती है। आर का मान जैसे निकालेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा? जितना निकलेगा उसका दुगुना हो जाएगा भुजा। ओके, कितना हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज के परिमाप 23√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63√2 हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में कोड को इतना लिखा जाता है, बोनस में इतना लिखा जाता है, तो ब्रैकेट को क्या लिखा जाएगा? तो डी का कोड यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? सी। सी का कोड 5 लिखा जाता है, आर का कोड कितना? 4। तो ऐसे कैसे हो रहा है? तो देखिए साथियों, सी का 3 होना चाहिए, आर का 18, ओके, यू का 21, डी का 4 और ई का 5। तो उल्टा लिखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 3 है, अब 3 के बाद क्या है? 18 है, 18 के बाद क्या है आपका? 21 है, 21 के बाद 4 है, 21 4 के बाद 5 है। तो उल्टा इसका भी लिखना है। पहले टी का लिखना है, तो टी का कितना होता है? 20। टी का कितना होता है? 20। 4 4 लिखना है, फिर 4 के बाद इसका कितना लिखना है? 15। इसका सही जवाब क्या होगा? 4। इसे है 120 मीटर की ऊंची ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग एक डोरी से जुड़ी है जो क्षैतिज रूप से 60 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब 120 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, एक डोरी से जुड़ा हुआ है और जो कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है, एच का मान तो आप लोग जानते हैं, हम लोग लगा देंगे। क्या चीज? साइन 60 डिग्री बराबर
साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, BC बटे AC होगा, √3/2 बराबर 120 बटे x। अब इसका मान कितना आ जाएगा, 80√3 80√3 आ जाएगा। नीतू, निशा और रश्मि एक वृत्ताकार मैदान के गिर्द जॉगिंग करना सिंगल राउंड में 18, 22 और 21 सेकंड में पूरा करते कितने समय बाद। ये तीनों का हमको एलसीएम निकालना है। जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे सही जवाब आ जाएगा आपका 16 मिनट 30 सेकंड। 15,625 रुपया का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है। ओके, तो ये क्या होगा साथियों, इसका जवाब होगा बी 1951। और ये क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी DRE में पूछा हुआ सवाल है, उसी को यहाँ रिपीट कर दिया गया है। अधिक 3k² माइनस 25k प्लस के प्लस 8 बराबर 0 के मूल का गुणनफल 3 है। तो के का मान क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा का मान ये है, बीटा गामा बराबर क्या होता है माइनस डी का मान है 8 बटे ए का मान है 3 और यहाँ पे गुणनफल कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो के का मान निकालना है, 8 प्लस के होगा। ओके, तो इसी से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका के का मान आएगा। के का मान कितना आएगा, यहाँ पर 3 होगा और उसके बाद आपको इसको सॉल्व करिएगा, के का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये भी बीपीएससी DRE में टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन में, जो कि बहुत ही टफ एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ओके, ये था आपका आस्था IAS का सेट नंबर 7 डिटेल डिस्कशन के साथ। ये तो इंग्लिश में क्वेश्चन है, आस्था IAS टेस्ट 7 69 BPSC PT कैंडिडेट्स रोल नंबर क्वेश्चन और ये महत्वपूर्ण निर्देश, ये सभी आपको कराया गया डिटेल के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आस्था IAS टेस्ट 7 69 BPSC PT। ओके, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक क्या करना है साथियों, पढ़ते रहना। ऑफिसर बनने का राह आसान नहीं है, लगातार मेहनत करने के बाद ही सफलता आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। और हाँ साथियों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सर्विस क्लासेज KGG को हम आपके लिए ऐसे ही दमदार दमदार क्लासेज लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आज आस्था IAS है, कल कोई और IAS होगा, परसों कोई और IAS होगा, हर दिन कोई ना कोई IAS से क्लासेज चलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्ते।